तो दोस्तों बबल एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है निशिर डाक। अब जो लोग बंगाल साइड से वो जानते होंगे कि निशिर डाक क्या होती है, लेकिन जो बिल्कुल भी इससे परिचित नहीं है उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। तो निशिर डाक ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि रात में लिटरली मौत की दूत बनकर भटकती है। निशिर डाक के नाम में ही है निशी मतलब निशा मतलब रात और डाक मीन्स बुलाना। कुल मिलाकर निशिर डाक का मतलब है रात की पुकार, कॉल ऑफ द नाइट। ऐसा कहा जाता है कि रात में अगर आप किसी सुनसान जगह या जंगल के रास्ते से जा रहे हो और अचानक पीछे से कोई आपका नाम लेकर आपको पुकारे, किसी सगे संबंधी किसी आपके अपने की आवाज में जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तो समझ जाओ कि वो निशिर डाक है। ये 3 बार पुकारेगी और अगर गलती से भी आपने इसकी कॉल का रिप्लाई कर दिया तो फिर गए, फिर ये नहीं छोड़ती, फिर तो खत्म। इससे बचने का एक ही तरीका है कि रिप्लाई ही मत करो। वो 3 बार ही बुलाएगी फिर चली जाएगी। तो ये है निशिर डाक की कहानी, बंगाल की वन ऑफ द क्रीपीएस्ट अर्बन लेजेंड, और इसी लेजेंड पर ये सीरीज बेस्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1940 से होती है, जहां पर हम नारायण नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक म्यूजिशियन था। नारायण वैसे अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म किया करता था, लेकिन आज उसे अपने ग्रुप के बिना ही परफॉर्म करना था, अकेले। जाने से पहले वो सरस्वती माता का आशीर्वाद लेता है और निकल जाता है। अब उस समय घोड़ा गाड़ी चलती थी तो उसी में जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में गाड़ी रुक जाती है तो नारायण अपने चालक को बोलता है कि अरे क्या हुआ, गाड़ी को रोक दी? तो उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। और तभी एक औरत की गाने की आवाज सुनाई देती है। फिर गाना गाते गाते वो रुक जाती है और बाहर से नॉक करती है, ठक 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 ठक। नारायण को आवाज लगाती है, नारायण। नारायण चौंक जाता है, कौन है? फिर वो तीसरी बार पुकारती है और तीसरी बार ही नारायण गाड़ी का दरवाजा खोल के देख लिया, कौन है? तो सामने निशिर डाक खड़ी थी। बस फिर क्या था, अगले दिन नारायण की लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है उसके सितार के साथ। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां पर हम 6 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं। इस ग्रुप में 2 लड़कियां थी, एक थी तितली और दूसरी थी मेघला, और 4 लड़के थे, अनिर, ऋतु, अरुण और नील। और नील जो था ना वो तितली का बॉयफ्रेंड था। तो ये सब लोग म्यूजिक के स्टूडेंट थे और पीएचडी कर रहे थे। और फिलहाल जो इन्होंने टॉपिक पकड़ा था ना वो था रविंद्रनाथ टैगोर के 5 फेवरेट सिंगर्स। तो ये लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे। इसी बीच इनको अपनी लाइब्रेरी से एक लेटर मिला था जो कि खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसमें उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट सिंगर का जिक्र किया था जिसका नाम था निशिगंधा। तो ये लोग निशिगंधा पर रिसर्च करना चाह रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि निशिगंधा का नाम ना तो इससे पहले कभी सुने थे ना किसी किताब में पढ़े थे। इनफैक्ट नेट पर भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किस नाम की कोई सिंगर भी थी क्या जो टैगोर साहब की सबसे फेवरेट थी। लेकिन इन्हीं के ग्रुप में एक बंदा था अरुण, वो निशिगंधा के बारे में सुना हुआ था। उसे तो उसके गांव का नाम ही पता था, सोनामुखी। अरुण का कहना था कि सोनामुखी में उसका कोई रिश्तेदार रहता है, वही उसको ये बताया है। और अब सबको उधर लेकर जाना, उनको ठहराना वहराना सब कुछ अरुण मैनेज कर लेगा। बस फिर क्या था, ये लोग भाई अब निकल पड़े सोनामुखी की तरफ। सब अपना मजे में गाते बजाते हुए जा रहे थे। ऑलमोस्ट वो लोग पहुंच ही गए थे। तभी रास्ते में एक चाय की टपरी दिखती है, तो वहां रुककर वो लोग चाय पीते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और उन्हें जानना था कि सोनामुखी यहाँ से कितनी दूर है। तो नील चाय वाले से पूछ लेता है कि भाई ये सोनामुखी कितनी दूर पड़ेगा? सोनामुखी का नाम सुनते ही वो बोलता है, भैया क्या हो गया, कोई मर गया है क्या? अब ऐसे ही बात सुनकर तो किसी का भी मूड खराब हो जाएगा, उसका भी हो गया। कहता है, अरे भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, फालतू बात कर रहे हो। जिस पर चाय वाला बोलता है कि भैया वो जगह है ही ऐसी, उस जगह का नाम मुझे तभी सुनने को मिलता है जब कोई मर जाता है। कायदे की बात बताऊं तो वो जगह शापित है, मनूस है। उधर कोई त्योहार, दुर्गा पूजा कुछ नहीं होता। रात के समय उधर कोई नहीं जाता। उस गांव के लोग भी रात में घर से बाहर नहीं निकलते। कहते हैं कि रात में उधर चुड़ैल घूमती है, निशिर डाक। अब ये सुनकर उनका जो ड्राइवर था ना वो तो भाई डर जाता है। वो तो उनको यहीं से छोड़कर चला जाता है कि मैं तो उधर नहीं जाऊंगा, अब आप अपना कैसे भी देख लो। लेकिन ये लोग तो भाई भूत चुड़ैल पर यकीन करते ही नहीं थे। इन्हें तो जाना था, उधर रिसर्च करनी थी, लेकिन ड्राइवर भाग गया। तो सोचते हैं कि अब क्या करें। अब वहीं पर एक ठेला गाड़ी वाला था, तो ये लोग उसी से बोलते हैं कि भैया आप सोनामुखी छोड़ देंगे हमें? तो वो उन्हें चुपचाप छोड़ देता है। तो इस वक्त ये लोग घोषाल हवेली के सामने खड़े थे, जिसके बारे में अरुण ये बताया था कि ये जगह निशिगंधा का ससुराल था, शादी करके वो यहीं आई थी। खैर तभी वहां पर उनकी मुलाकात होती है भोला काका से, जो कि यहाँ के केयर टेकर थे। सबसे पहले वो पूछते हैं कि तुम में से अरुण कौन है? तो अरुण सामने आता है कि काका मैं हूँ। काका कहते हैं कि अरे तुमको बताया था कि दिन में आना और तुम अब आए हो, सूर्यास्त होने वाला है, मेरा पोस्ट कार्ड नहीं मिला क्या तुम्हें? तभी तितली पूछती कि काका इस हवेली में कौन कौन रहता है?
तो बताता है कि यहाँ कोई नहीं रहता, ये तो वीरान पड़ी है सालों से। जिस पर सब अरुण को गाली बकते हैं कि अबे तुझे पता नहीं था ये जगह वीरान है, फालतू में हमको लेके आ गया इधर, बताओ हम किसका इंटरव्यू लेंगे। अरुण कहता है अरे रुको यार तुम लोग, काका ये बताओ खाने वाने का क्या सीन है। काका कहता है कि भाई मैं खाना बना दूंगा, तुम लोग मेरे घर से ले जाना, लेकिन ध्यान रहे लड़के लोग ही आना, लड़की मत आना, क्योंकि यहाँ रात में कोई औरत के बुलाने पर जवाब नहीं देता, कोई औरत दरवाजा खटखटाए तो नहीं खोलता, इसीलिए लड़के लोग ही आना। और जाते जाते उनको ये भी बोल जाते हैं कि ये जो तुम गाने बजाने का सामान लेकर आए हो ना, इन्हें ऐसे ही रहने देना, बजाना वजाना मत, इस गांव में संगीत पर पाबंदी है। ये लोग सोचते हैं कि यार बड़े अजीब से रूल है यहाँ पर। खैर अब ये लोग हवेली जाकर देखते हैं, जो कि देखने में ही भूता टाइप से लग रही थी। एक आध तो मजाक में ऐसे ही बोल देते हैं कि यार इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पक्का भूत रहते होंगे। लेकिन जो तितली थी ना, उसको वहां अलग ही फील आ रही थी, उसको ये जगह फेमिलियर सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस जगह को जानती है। वहां बीच में एक जगह को देखकर उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि उस जगह पर कभी माँ दुर्गा का मंदिर हुआ करता था, वहां पूजा वगैरह होती थी। लिटरली प्रॉपर उसे सीन की तरह सब दिखाई दे रहा था, आवाज भी आ रही थी। और जैसे सीन खत्म होता है, एकदम से पीछे से एक औरत की आवाज आती है, वो उसे सखी कहकर बुलाती है। तितली एकदम से पलटती है, लेकिन उधर कोई नहीं था। फिर तितली उस जगह से हट जाती है। दूसरी तरफ बाकी सब बातें कर रहे थे कि जगह तो सही है, एक काम करते हैं सुबह इस जगह की फोटो वोटो लेंगे और निकल जाएंगे, ज्यादा कुछ लग नहीं रहा यहाँ पर। जिस पर अरुण कहता है कि सुनो, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मेरा एक रिश्तेदार रहता है, हम लोग कल उसका इंटरव्यू ले लेंगे, फिलहाल मैं जाकर उससे बात कर लेता हूँ। फिर वो वहां चला जाता है अपने उसी रिश्तेदार के घर और दरवाजे पर नॉक करता है। क्या कहता है कि माँ दरवाजा खोलो माँ, मतलब यहाँ पर उसका प्रॉपर घर था, लेकिन बाकी सबको नहीं बताया था। अब वो आदमी की आवाज थी तो उसकी माँ दरवाजा खोल देती है, औरत की होती तो नहीं खोलती। बाहर निकलकर अरुण को देखती है कि अरे बेटा तुम, और तुरंत अंदर ले लेती है कि जल्दी अंदर आओ जल्दी अंदर आओ, और फटाक से दरवाजा बंद कर लेती है। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जो अरुण था ना, वो नारायण का पोता था। जो स्टार्टिंग में नारायण था ना, जिसको निषेध डाक ने मार दिया था, अरुण जो है उसी का पोता था। अरुण के पिता को भी निषेध डाक ने मारा था, और इसीलिए उसकी माँ जो है इतना डरती थी। इसी डर के कारण वो अपने बेटे को यहाँ से दूर भेज दी थी। और अचानक अरुण यहाँ पर वापस आ गया, इसलिए वो डर रही थी कि उसे कहीं कुछ होना चाहे। लेकिन अरुण इस सब पे बिलीव ही नहीं करता था। उसका कहना था कि सब अफवाह है, निषेध फिशेध कुछ नहीं है। उसकी माँ उसे तुरंत रोक देती कि रुक जाओ, धीरे बोलो, वो सुन लेगी। वो कहता है अरे माँ कौन सुन लेगी, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, फालतू में आप डरते हो। कहती कि नहीं चुप रहो तुम, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ, कहीं मत जाना, यहीं बैठो चुपचाप। ये बोलकर वो चली जाती है। लेकिन भाई इसको पता नहीं क्या सनक थी, ये माँ के लिए पेपर पर मैसेज लिखता है कि कल सुबह आप हवेली पर आना और सच्चाई देख जाना, कल मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई निषेधाग नहीं है। ये लिखकर वो चला जाता है। बताओ, और उसकी माँ बेचारी पागल है जो अंदर उसके लिए खाना बना रही थी। दूसरी तरफ नील तितली के साथ खाना लेने जाता है काका के घर। जैसा कि काका ने कहा था कि आदमी लोग ही कॉल करना, तो दरवाजे पर नील ही नॉक करता है। वही काका को आवाज लगाता है। इसी दौरान जो तितली थी ना, वो वैसे ही गाना गुनगुना रही थी। तभी काका खाना लेकर बाहर आते हैं और कहता है अरे गाना कौन गा रहा है। नील कहता है कि अरे तितली गा रही थी। क्या वो काका? वो कहता है कि एक बात तुम लोगों को मैं और बता दूं कि यहाँ पर गाना गाना भी निषेध है। इस गांव में गाना गाना मौत को दावत देने के बराबर है, आगे से तुम लोग ध्यान रखना। फिर उन्हें खाना देकर वो चले जाते हैं। फिर ये लोग भी चुपचाप हवेली की तरफ लौट जाते हैं। दूसरी तरफ हम अरुण को देखते हैं जो अपने घर से निकलकर हवेली की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से आवाज आती है, अरुण बेटा। ये उसकी माँ की आवाज थी। तो अरुण बोलता है अरे आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई। ये बोलते हुए वो पलटकर देख लेता है तो सामने उसकी माँ नहीं बल्कि निषेध डाक खड़ी थी। तब जाकर उसे यकीन हो गया और फिर वो भाई ऐसा भागा जैसे पुरानी हवेली में झाड़ू वाला भागता है ना, वैसा। दूसरी तरफ हवेली में सब सो गए थे। तितली के रूम में जो मेघला थी वो भी सो गई थी, लेकिन तितली जाग रही थी। जैसे कि मैंने बताया था ना कि यहाँ उसको अजीब सी फीलिंग आ रही थी, तो उसको नींद नहीं आ रही थी, कुछ सोच रही थी। तभी उसको ढक 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 करके आवाज आने लगती है, जैसे कोई दरवाजे को पीट रहा हो। फिर वो जो है मोमबत्ती लेकर जाती है और आवाज का पीछा करती है, और जिस दरवाजे से आवाज आ रही थी उसको खोलकर देखती है तो ऊपर अरुण की लाश लटकी हुई थी, उसी के इंस्ट्रूमेंट तानपुरा के साथ। मैंने कहा था ना कि 3 में से 1 का भी रिप्लाई कर दिया तो गए, फिर बच नहीं सकते चाहे कितना भाग लो। अब ये देखकर तो तितली जोर से चीखती है और रोती हुई भाग जाती है, सबको बता देती है। अगले दिन वहां पर पुलिस आ गई। ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रहा था कि तुम लोग यहाँ करने क्या आए थे। अनिल बताता है कि सर हम लोग PhD स्टूडेंट हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर रिसर्च करने आए थे। ये अरुण ही लाया था हमें तो पता भी नहीं था कि इसका घर यहीं पर है, इसकी माँ ही रहती है, पता नहीं इसने हमसे क्यों छुपाया।
ऑफिसर कहता है कि प्रोजेक्ट वगैरह वो सब मुझे नहीं पता, यहाँ पर खून हुआ है खून। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तुम लोग ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते, तुम सब भी शक के दायरे में हो। तभी मेघला रोती रोती कहती है कि सर एटलीस्ट हमारे घर पर बात करवा दीजिए, हमारे मोबाइल पर सिग्नल नहीं है। ऑफिसर कहता है इस गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थाने आकर कॉल कर सकते हो, बस यहाँ से जा नहीं सकते जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाए। मृत्यु कहता है कि सर हमारी प्रोटेक्शन का क्या, खूनी ने हमें भी कुछ कर दिया तो। जिस पर ऑफिसर के साथ जो हवलदार था ना वो उसे कहने लगता है, लेकिन वो पहले ही हाथ खड़ा कर देता कि सर चाहे मुझे गोली मार दो लेकिन रात में मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। ऑफिसर कहता कि भाई इधर का कोई लोकल इस हवेली में नहीं रुकने वाला, मैं काम करता हूँ, बाहर से कोई हवलदार अपॉइंट करता हूँ, तब तक तुम लोग खुद से ही ध्यान रखो। ये कहकर ऑफिसर चला जाता है। फिर ये सब अरुण की माँ को संभालते हैं जिन्हें सदमा लग गया था और रोते रोते कह रही थी कि इसी डर से मैं अरुण को यहाँ से दूर भेजी थी कि मेरे बेटे की जान तो बच जाए, लेकिन वो भी चला गया, निशी ले गई मेरे बेटे को। तितली कहती लेकिन आंटी निशी ने अरुण को क्यों मारा? तो वो बताती कि उसकी दुश्मनी हम 6 परिवार से है। एक तो उसके दादा नारायण जो सितार बजाते थे और उनके बाकी साथी महेंद्र जो बांसुरी बजाते थे, दीपांकर इसराज बजाते थे, धीमान तबला वादक, काशीनाथ खोल बजाते थे और हेमचंद्र सारोद के मास्टर थे। ये इनका पूरा ग्रुप था जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे और इनके साथ गाना गाते थे इस हवेली के मालिक जमींदार के बेटे राजशेखर। हर दुर्गा पूजा में इन सभी का खास कार्यक्रम होता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे गांव को। मौत का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत अरुण के दादा नारायण से हुई थी। उनको जितनी कहानी पता थी वो बता दी। फिर ये लोग उनको संभाल कर उनके घर छुड़ाते हैं। इसके बाद कहानी यहाँ से पास में शिफ्ट होती है, जहाँ नारायण की मौत के बाद महेंद्र काफी डरा हुआ था। वो काशी नाथ से बात कर रहा था। उनकी बातों से लग रहा था कि ये लोग कुछ गलत तो किए हैं, जिसके लिए निशी इनके पीछे पड़ गई है। अब नारायण महेंद्र का बेस्ट फ्रेंड था। उसकी मौत से उसे काफी धक्का लगा था। वो काशीनाथ से कहता है कि अब कुछ टाइम मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो तालाब किनारे जाकर बैठ जाता है अकेले। तभी पीछे से निशी आती है, पायल की आवाज के साथ छन छन करते हुए, और महेंद्र को उसकी बहन की आवाज में पुकारती है 2 बार। इसको लगता है कि इसकी बहन है और रिप्लाई भी कर देता है कि दीदी जाओ अभी यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो, और रिप्लाई करते ही वो फंस गया। फिर निशी अपनी असली आवाज में उसका नाम लेती है, महेंद्र। ये सुनते ही महेंद्र के शरीर में सिरन सी दौड़ जाती है कि मौत आ गई। अब वो बांसुरी वादक था ना, तो निशी बांसुरी से ही उसका दम घोट कर उसे मार देती है। मतलब वो सबको उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट से मार रही थी। इसके बाद करंट टाइम में हम देखते हैं कि तितली काफी डिप्रेस टाइप से लग रही थी। वो रूम में खिड़की के सामने खड़ी थी कि तभी वहां बाहर झूले पर वो निशी को देखती है झूलते हुए, और उसके पैरों से खून टपक रहा था। ये देखकर वो डर जाती है। तभी पीछे से नील आता है। वो उसको बताती है कि देखो वहां पर कोई है, लेकिन नील को कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि अब तक वो गायब हो गई थी। कहता है कि तुम ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो इसलिए वहम हो रहा है, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के लिए बाहर से कांस्टेबल आ गया था। अब वो बोर हो रहा था इसलिए गाना गा रहा था, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन भोला काका उसको मना करते हैं कि इस गांव में गाने गाने पर पाबंदी है, ये यहाँ का कस्टम है। और उसे ये भी बताते हैं कि अगर रात को कोई पीछे से आवाज लगाए तो जवाब मत देना। कांस्टेबल सोचने लगता है कि क्या जगह यार अजीब सी। अंदर तितली जैसे तैसे बेचारी सोई थी कि तभी वहां एक डरावनी सी बूढ़ी औरत आकर उसके मुंह पर खड़ी हो जाती है। कहती है कि तुम आ गई। तितली घबराकर उठ जाती है, कौन है कौन है? इस पर वो कहती है शांत रहो, देखो मैं तुम्हारे लिए इमली की चटनी लाई हूँ छुपाकर, लो। लेकिन वो तो डर के मारे चीख मार देती है। सब लोग भागकर देखने आते हैं क्या हो गया। कांस्टेबल से देखकर चौंक जाता है, अरे ये बुढ़िया कौन है, अंदर कैसे आ गई? अनिल कहता है ये तो आपको पता होना चाहिए, आप कर क्या रहे हो? कांस्टेबल कहता है कि मेरा काम डायमंड पकड़ना थोड़ी है, मैं तो यहाँ पर इसलिए हूँ ताकि तुम लोग यहाँ से बाहर ना जाओ। वो लोग कहते हैं कि फिलहाल आप उसको लेकर जाइए। फिर कांस्टेबल उसे वहां से ले जाता है और ये लोग अभी भी शौक में थे, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, वो अंदर कैसे आ गई, कौन थी? फिर रात में सब सो रहे थे लेकिन तितली जाग रही थी। तभी उसे ऊपर से आवाज आती है किसी औरत के गाने की। तो जाकर देखती है तो शॉकिंगली ये आवाज एक बंद दरवाजे के पीछे से आ रही थी। वो दरवाजे पर तो ताला लगा था। तितली दरवाजे पर कान लगा देती है और सोचती है कि कौन है यहाँ अंदर, गाना कौन गा रहा है। तभी गाना बंद हो जाता है और जोर से दरवाजा हिलता है, ठक 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 ठक, और फिर वो जोर से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ। लेकिन तितली तो भाई बहुत डर गई थी, वो तो भाग गई वहां से और रूम में जाकर दरवाजा बंद कर ली। लेकिन फिर मिरर में उसे कोई औरत का भूत दिखता है, कहती है कि मेरा खून हुआ है और गायब हो जाती है। अजीब बात यह थी कि उसकी शक्ल तितली जैसी थी। बाहर वो कांस्टेबल बोर हो रहा था तो टाइम पास करने के लिए वो गाना गाने लगा। हालांकि भोला काका उसको मना किए थे लेकिन वो तो बाहर का था, उसे मामले की गंभीरता का अंदाजा थोड़ी ना था। तभी पीछे से निशी उसको आवाज लगाती है और वो पहली बार में पलट के रिप्लाई कर देता है कि कौन है। अब इसके बाद उसका क्या हुआ ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं,
आप समझ गए होंगे। और जब उसे मारती है तो बुढ़िया वही मौजूद थी। कहती है मना किया था ना गाना गाने के लिए, लेकिन नहीं सुने, और जोर जोर से हंसती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नारायण और महेंद्र का काफी घिनौना चेहरा सामने आता है। ये दोनों हवेली में काम करने वाली की लड़की पर गंदी नजर रखे थे। वो उन्हें कपड़े देने आई थी तो वो उसको वहीं रोक लिए और उसे बहुत गलत तरीके से बात कर रहे थे जो मैं बता भी नहीं सकता। तो निशी ने उनको मारा सही किया, लेकिन इन दोनों के बाद दीपांकर भी डरा हुआ था। अब उसने क्या गलत किया था ये तो हमें नहीं दिखाया, लेकिन निशी इसके भी पीछे पड़ी थी। फिर अपने स्टाइल में वो उसे भी पुकारती है और कॉल का रिप्लाई मिलते ही उस पर अटैक कर देती है। अभी इसराज बचाता था तो उसे उसी के स्टिंग से गला घोटकर मारती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि तितली मिरर में अपनी शक्ल जैसी भूत को देखकर डर जाती है और नींद से उठकर चिल्लाने लगती है। तो मेघला आकर उसे संभालती है और यहाँ हमें पता चलता है कि तितली ने वो मिरर वाला सीन सपने में देखा था। असल में वो जब रात में डरकर भागी थी तो रूम तक पहुंची नहीं थी, वो बीच में ही बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो नील ने सुबह उसको जमीन पर अजीब तरह से पड़ा हुआ देखा तो उसको उठाकर यहाँ लाया। फिर तितली पूछती है कि बाकी सब कहाँ हैं, जिस पर मेघला बताती है कि सब बाहर हैं, वो जो कांस्टेबल था ना कल रात वो भी खत्म हो गया। ये सुन तितली के तो होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। बाहर ऑफिसर सोच में पड़ गया था कि आखिर कातिल है कौन। गांव वाले तो उसे निशी डाक मारी है यही बता रहे थे, लेकिन वो नहीं मानता। उसका कहना था कि किलर कोई इंसान है। फिर वो उस कांस्टेबल की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देता है। फिर इन सब के बाद तितली सबको कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कल बंद रूम से गाने की आवाज आ रही थी, कोई गाना गा रहा था उधर, लेकिन सिर्फ वही सुनी थी, इसलिए कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो सब हेलुसिनेशन और वहम वगैरह बताते हैं। तभी भोला काका आते हैं और खुद को अरुण और कांस्टेबल की मौत का जिम्मेदार बताते हैं कि सब मेरी गलती है। अरुण के कहने पर मुझे हवेली नहीं खोलनी चाहिए थी। अनिल कहता कि अरे आपकी क्या गलती है, आपको थोड़ी ना पता था कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। इस पर काका बताते हैं कि ये हवेली भी असल में शापित है और उन्हें पता था क्योंकि उनके पिता जो यहाँ पिछले केयरटेकर थे वो अपनी आंखों से निशी डाक को यहाँ देखे थे। मतलब काका को पता था कि हवेली में निशी डाक का साया है, लेकिन अरुण इनको पैसे का लालच देकर ये हवेली खुलवाया था। लेकिन अब इन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है। वैसे देखा जाए तो पूरी गलती तो अरुण की है, वो ही इन सबको यहाँ लाया था। उसको बस ये था कि उसे प्रूव करना था कि यहाँ कुछ नहीं है, और लो हो गया प्रूफ। खुद चला गया और इनको भी फंसा गया। अब उसकी जैसी गलती नील भी कर रहा था, वो अभी भी बिलीव नहीं कर रहा था और उसी बंद रूम का ताला तोड़ रहा था जिसके पीछे से आवाज आ रही थी। उसका कहना था कि कोई भूत वूत नहीं है, ये कोई किलर का ही काम है जो घर में ही छुप कर सबको मार रहा है। भोला काका उसको बहुत मना किए कि रूम शापित है मत खोलो, लेकिन वो नहीं माना और रूम खोल दिया। अब रूम की हालत ऐसी थी जिसे साफ पता लग रहा था कि ये सदियों से बंद पड़ा था। वहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे थे, पियानो वगैरह, और पता नहीं तितली बिना देखे कैसे पियानो का मॉडल और कहां से खरीदा था वो तक बता देती है। सामने वॉल पर एक औरत की पेंटिंग थी जिसे तितली देखती है तो देखती रह जाती है, मतलब जैसे वो उसे भी पहचान रही हो। उसे देखकर वो बहुत अजीब बात बोलती है कि तुम मेरी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो सखी। फिर अचानक ही उसे चक्कर आने लगता है तो नील अगर कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही और उसे ले जाता है। बाकी सभी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद रियोतो और मेघला पुलिस स्टेशन जाते हैं। उनको घर पर बात करनी थी, लेकिन उनको निराश होकर लौटना पड़ता है क्योंकि पुलिस लैंडलाइन में प्रॉब्लम आ गई थी। और अब रियोतो पैनिक कर जाता है, उसको भी निशे पर यकीन होने लगा था। उसका कहना था कि ये लैंडलाइन उसी ने खराब किया है, लेकिन मेघला कहती कि मुझे तो लग रहा है ये गाँव वाले कर रहे हैं अपने मित्र को जिंदा रखने के लिए। एक काम करते हैं, आज रात सब एक ही जगह पर सोएंगे। फिर सब ऐसा ही करते हैं, आज रात सब एक ही जगह पर सोते हैं। तभी निशी अनिल को पुकारती है, वो उठकर बैठ जाता है और तितली को भी उठा देता है। फिर वहां से दोनों उसी ऊपर वाले रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन अंदर जाकर अनिल को पता नहीं क्या हो जाता है। वो जाकर पियानो के सामने बैठ जाता है और उसे बजाने लगता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर किसी से मिलने आते हैं। उस समय उनकी बेटी रियाज कर रही थी और वो उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। वो उसका नाम पूछते हैं तो उसके पिता बताते हैं कि ये निशिगंधा है। जी हाँ, और जिस धुन में वो गा रही थी ना, सेम धुन अनिल बजा रहा था। फिर वो तितली की तरफ देखकर कहता है, सखी मुझे पहचाना, मैं हूँ निशी। मतलब उसे निशिगंधा ने पोजेस किया हुआ था। इधर नीचे पियानो की आवाज से सब उठ जाते हैं तो देखते हैं कि अनिल और तितली गायब है। बाहर वो बूढ़ी भी वो धुन सुनकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो उसे पहचानती हो। ऊपर पोजेस्ड अनिल की अजीब हरकतें देखकर तितली डर जाती है। फिर वो दरवाजा भी बंद कर देता है। तितली कहती है कि दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे पहचानो सकी, मैं हूं तुम्हारी निशी। इतने में बाकी सब वहां जाते हैं। दरवाजा बंद एक गड़बड़ लगती है तो नील दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसे लगता है कि अनिल तितली के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो उसे जोर का झापड़ मारता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तितली बताती है कि इसे कुछ हो गया था, इसकी गलती नहीं है। अगले दिन जब अनिल को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं था,
लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो क्या क्या था तो उसके लिए वो सॉरी बोलता है। लेकिन अब उसके साथ भी अजीब होना शुरू हो गया था। उसके कान में आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी वो किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे पता है कि कोई मानेगा ही नहीं, सब उसे पागल समझेंगे तितली को छोड़ के, क्योंकि वो भी अजीब एक्सपीरियंस की है। इसलिए रात में अकेले जाकर वो उसी को बताता है कि मुझे कानों में आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो आवाज मुझसे कहती है कि तुम्हें लेटर खोज कर दूं। तितली कहती है कौन सा लेटर? तो वो और अजीब बात बोलता है कि वो लेटर जो तुमने लिखा है। तितली कहती है क्या? अनिल कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो लेटर खोजना पड़ेगा, नहीं तो आवाज मुझे पागल कर देगी। चलो उसी रूम में चलकर ढूंढते हैं। फिर वो दोनों उसी ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं और लेटर खोजने लगते हैं। तभी वहां पर वही बूढ़ी आ जाती है और उनकी तरफ बढ़ने लगती है। वो लोग डर जाते हैं, लेकिन वो बस उनकी मदद करने आई थी। कहती है कि पियानो के नीचे ढूंढो। फिर वो पियानो के नीचे देखते हैं तो वहां एक बॉक्स था। उस बॉक्स के अंदर उन्हें लेटर्स मिलते हैं जिसकी लिखावट देखकर दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि वो हूबहू तितली की हैंडराइटिंग थी। फिर तितली उस लेटर को पढ़ती है और इसी के साथ कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर यह पता चलता है कि जो पेंटिंग थी ना वो निशिगंधा की थी और तितली पिछले जन्म में निशिगंधा की बेस्ट फ्रेंड थी। वो सारी वो अपने लिए खरीद कर लाई थी, लेकिन वो निशी को पसंद आ गई थी। वो कहती कि मुझे चाहिए, तो वो उसको दे दी थी। उस पेंटिंग में निशी ने वही साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए तितली कह रही थी कि तुम मेरी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो सखी। ये सब तितली को भी विजन की तरह दिख जाता है, लेकिन वो इस पर बिलीव नहीं करती। कहती ये सब सच नहीं है, कोई मेरे दिमाग में ये डाल रहा है। फिर वो उस बूढ़ी पर इल्जाम लगाने लगती है कि लगता है ये औरत है, ये औरत ही कुछ गड़बड़ कर रही है, ये कोई विच है। लेकिन वो कहती कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी बाकी सभी वहां जाते हैं और उस बूढ़ी को देखते ही बोलते हैं अरे ये फिर यहाँ कैसे आ गई? पक्का ये कोई डायन है, यही कोई जादू वादू कर रही है, सबको मार रही है। फिर वो तितली को देखकर अजीब सी बात बोलती है कि पन्ना किसी को मत बताना, भागो पन्ना, भाग जाओ, लौट कर मत आना, जंगल के रास्ते भाग जाओ, भागो पन्ना भागो। तितली कहती है कि कौन पन्ना? मैं पन्ना नहीं हूँ। तो फिर वो बूढ़ी पागलों की तरह हंसने लगती है, तो ये लोग उसे पकड़कर हवेली से बाहर निकाल देते हैं। फिर इन सब के बाद नील पूछता है कि एक मिनट, तुम दोनों यहाँ पर एक साथ क्या कर रहे हो? वो उन पर शक कर रहा था कि इनका कुछ चल तो नहीं रहा। तभी अनिल देखता है कि निशिर रीतो के पीछे से आती है। ये देख अनिल चीख पड़ता है रीतो हट जा वहां से। इतने में वो गायब हो जाती है, लेकिन अनिल बहुत ज्यादा पैनिक कर गया था। वो सबको लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है, जिस चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एक और मौत से सब पूरी तरह टूट जाता है। सबसे बड़ा सदमा तितली को ही लगा था। इसी बीच ऊपर खिड़की में निशी को देखती है, उसे देखती है वहां से हट जाती है, तो तितली फिर भाग कर उसे पकड़ने जाती है, लेकिन तब तक वो गायब हो जाती है। उसी वक्त वहां पर कोई एनर्जी थी जिससे उसे एक विजन आता है, जिसमें कि वो अपने पुराने जन्म को देखती है और वो सर्वेंट की बेटी को पन्ना कह रही थी। तो ये लड़की थी पन्ना। वो उसे वही लाइन कहती है जो बूढ़ी बोली थी कि पन्ना किसी को मत बताना, भागो पन्ना भाग जाओ, लौट कर मत आना, जंगल के रास्ते भाग जाओ, भागो पन्ना भागो। अब इससे फाइनली तितली को सब याद आ जाता है। फिर वो पन्ना को ढूंढते हुए जाती है जंगल में, उसे हर तरफ पुकारती हुई, जो कि उसे कुएं के पास मिलती है। जी हाँ, ये बूढ़ी आंटी ही वो बच्ची पन्ना है। पिछले जन्म में निशी की तरह पन्ना भी उसके काफी क्लोज थी। पन्ना को जानकर बहुत खुशी होती है कि वो उसे पहचान ली थी। फिर तितली पिछले जन्म की बातें याद करती है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि तितली भी पिछले जन्म में सिंगिंग करती थी, लेकिन इतनी सीरियस नहीं थी जितनी निशी थी। अब तितली को इमली की चटनी काफी पसंद थी, लेकिन निशी उसे मना करती थी क्योंकि ये सिंगर्स के लिए बैड मानी जाती है। लेकिन तितली नहीं मानती थी। वो पन्ना से उसे मंगवाती थी और पन्ना चुपके से उसके लिए इमली की चटनी बनाकर लाती थी। इसलिए वो इस बार भी तितली के लिए इमली की चटनी लेकर आई थी और कह रही थी कि देखो मैं तुम्हारे लिए छुपा कर ले आई। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि निशिगंधा की शादी उन्हीं जो 6 म्यूजिशियन के साथ सिंगिंग करता था राजशेखर, उसी से होती है। तो इस तरह निशी इस हवेली में बहू बनकर आई। और क्योंकि हर दुर्गा पूजा के लिए यहाँ संगीत प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जरूर आते थे, इस बार भी वो आए थे। वहाँ वो निशिगंधा को पहचान लिए, जिसने उन्हें बचपन में ही इम्प्रेस कर दिया था। पहले तो राजशेखर का गाना सुनते हैं, लेकिन फिर निशिगंधा से भी गाना गाने के लिए कहते हैं। फिर जब वो गाती है तो उसकी आवाज सुनकर सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। राजशेखर तो अपनी पत्नी के हिडन टैलेंट को देखकर चौंक जाता है। उसके ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर बोल देते हैं कि राजशेखर तुम बहुत अच्छा गाते हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो जादू निशी की आवाज में है उसकी बात ही अलग है। और अगले साल के लिए प्रोग्राम में वो निशी को गाने के लिए कहते हैं और निशी को कहते हैं कि अगले साल मैं तुम्हारा गाना सुनने आऊंगा। इसके लिए निशी अभी से तैयारी में लग जाती है, खूब रियाज करती है। लेकिन अगले साल जब प्रोग्राम का टाइम आता है ना, तो रविंद्रनाथ नहीं आते, असल में आ नहीं पाते, वो अचानक बीमार पड़ गए थे। लेकिन वो उसे गिफ्ट में एक तानपुरा और लेटर भेजे थे, और ये वही लेटर था जो इनको लाइब्रेरी में मिला था। खैर अब निशी का तो दिल टूट जाता है, अब उसका परफॉर्म करने का मन नहीं था, जिस पर तितली उसे समझाती है
अब मैं इसे भी तितली से बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले जन्म का नाम रिवील नहीं किया है। सो तितली उसे समझाती है कि देखो, गुरुजी ने तुम्हें तानपुरा दिया है, चिट्ठी में तुम्हें अपनी पसंदीदा गायिका के रूप में माना है, फिर भी तुम रो रही हो। उन्होंने कहा है ना कि अगले साल पक्का आएंगे, इसलिए अपना दिल छोटा मत करो, गुरुजी का नाम लेकर परफॉर्म करो। काफी मोटिवेशन के बाद निशी तैयार हो जाती है और शो से पहले रियाज कर रही होती है और तितली उसे सुन रही थी। लेकिन तभी अचानक वो चुप हो जाती है। फिर वहां कुछ देख कर वो डर जाती है। तभी पन्ना वहां आती है तो उसे वही कहती है कि पन्ना, किसी को मत बताना, यहाँ से भाग जाओ, वही सब। फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है। प्रेजेंट में पन्ना कुछ बताती है। कहानी फिर पास्ट में जाती है, उस वक्त जब मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। 6 में से 4 नारायण, महेंद्र, दीपांकर, धीमान मारे गए थे और निशी का पति राजशेखर गांव छोड़कर भाग गया था और काशीनाथ और हेमचंद्र ही अब यहाँ बचे थे। दोनों ही डरे हुए थे। अब तक दोनों समझ चुके थे कि राजशेखर की पत्नी निशी का भूत है जो सबको मार रहा है। हेमचंद्र कहता है कि साला राजशेखर तो गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, हम नहीं भागेंगे, इस भूत को ही खत्म कर देंगे। और उसका यह प्लान था कि निशी का भूत हवेली से जुड़ा है, वहीं भटकता है, इसलिए हवेली को ही जला देते हैं। ना रहेगी हवेली, ना रहेगा भूत। लेकिन इन दोनों को प्लान बनाते हुए पन्ना सुन ली थी। उसे बहुत खराब लगा कि ये लोग हवेली जला देंगे, तो वो भगवान से खूब मनाई कि हवेली कैसे भी बच जाए। और फिर हवेली बच गई, वो लोग उसे जला नहीं पाए। ये सब पन्ना करंट टाइम वाले तितली को बता देती है। फिर कहती कि मैंने अपना धर्म निभाया, आपकी हवेली बचा ली ताकि आप दोबारा यहाँ आकर रह सके। ये बताने के लिए मैं अब तक सोई नहीं थी, अब मेरा काम हो गया, अब मैं सो सकती हूँ चैन से। फिर वो हमेशा के लिए सो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है बेचारी। देन इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि असल में हवेली जलने से बची कैसे थी। तो हुआ ये था कि जब ये दोनों हवेली जलाने जा रहे थे तो काशीनाथ को तो निशी पहले ही मार दी, मतलब वो गलती से उसकी कॉल का रिप्लाई कर दिया होगा। लेकिन हेमचंद नहीं किया था, वो भाग गया वहां से और हवेली पहुंच गया। वहां वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, निशी को चैलेंज करने लगा कि आज मैं इस हवेली को जला तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी वहां पर केयरटेकर सुन लेता है, कहता है कि अरे क्या वो हल्ला क्यों कर रहे हो। तो बताता है कि यहाँ राजशेखर की पत्नी का भूत है, आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो केयरटेकर कहता है कि क्या भूत? अरे जब राजशेखर की पत्नी जिंदा है तो भूत कहाँ से आया? ये सुनकर हेमचंद चौंक जाता है कि क्या? वो कहता है कि हाँ, मैंने खुद देखा था, राजशेखर साहब अपनी पत्नी के साथ यहाँ से गए थे। और यही है सीरीज का खतरनाक ट्विस्ट, भूत में ही कंफ्यूजन डाल दिया। फिर लास्ट में ऑफिसर भी तितली वगैरह से कह देता है कि आप लोगों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन अब तितली मना कर देती है, कहती है कि नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतने साल जो यहाँ दुर्गा पूजा रुकी हुई है, मैं उस प्रथा को तोड़ूंगी। इस बार इस गांव में दुर्गा पूजा होगी और उसे भी यहाँ मौजूद होना पड़ेगा। अब ये किसकी बात कर रही है ये तो वही जाने। बस लास्ट में हमें एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है और यहीं पर ये सीरीज दी एंड हो जाती है। आपको सब कुछ प्रॉपरली क्लियर कट समझ आ जाए बिना कंफ्यूजन के, इसके लिए मैंने इवेंट्स को थोड़ा आगे पीछे किया है, वो जो फ्लैशबैक वाले थे। बाकी आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आ गया होगा जो भी सीजन में है। बाकी कई साल रह गए, जैसे निशी जिंदा थी और पहले चली गई थी, तो उसके जैसा गाना गा के सबको मार कौन रहा था? तो क्या वो पिछले जन्म की तितली थी? लेकिन उसके साथ क्या हुआ था? उसको कौन मारा? अब इन सब सवालों का जवाब तो हमें इसके अगले सीजन में ही मिल पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक वाइक कर देना और वो क्या कहते हैं हाइप भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।